नमस्कार। ऑनेस्टी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपका भारत के इतिहास, और भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने मौर्य गुप्त को देखा। उसके पश्चात हम गुप्त के बाद जो भारत की स्थिति है प्राचीन इतिहास में, उसको हम देखते हैं। तो देखिए गुप्तों के बाद हम भारत के जब मैप का स्टडी करते हैं, मैप मैप में हम देखते हैं। मैप में जब हम देखते हैं तो गुप्त के बाद का जो युग है वो क्या कहलाता है? आपका गुप्तोत्तर काल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुप्तोत्तर काल कहलाता है। और गुप्तोत्तर काल में हमको तीन वंश के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है, जिसमें जो है आपका उत्तर भारत में ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर था कन्नौज। कन्नौज के पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, ठीक है। और इसके पश्चात जो है आपका ये इधर का जो मालवा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मालवा, ये मालवा कहलाता है, मालवा। और ये है आपका कन्नौज। मालवा क्षेत्र में यशोवर्मन, मालवा। और तीसरा ये आपका वल्लभी, गुजरात में वल्लभी है, वल्लभी। यहाँ पर मैत्रेय, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये नाम, बस आपको जानना है। मैत्रेय, ये कहाँ है? आपका गुजरात में। और उसी समय जो है आपका दक्षिण भारत में ये जो क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र है, वो है आपका चालुक्य के अधीन। चालुक्य, दक्षिण में चालुक्य, ठीक है। बंगाल में जो है आपका पाल वंश, बंगाल में पाल वंश। और इधर का जो क्षेत्र है आपका दक्षिण भारत का, यहाँ पर जो है पल्लव, पल्लव वंश। पल्लव वंश ने क्या कर लिया? आपका सत्ता स्थापित कर ली, याद रखिएगा, ठीक है। आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, जिसमें आपका मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे आपका कन्नौज के पुष्यभूति वंश को, और दक्षिण के चालुक्य वंश को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पाल वंश को भी पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग यशोवर्मन और वल्लभी के मत्रे में करेंगे, ठीक है। तो चलिए, गुप्तोत्तर काल में मैं सबसे पहले जो है आपका आ रहा हूँ, वो है आपका पुष्यभूति वंश, गुप्तोत्तर काल। तो देखिए, आपका शुरू में जो हेडिंग लिखा हुआ है उसमें बताया गया है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें पुष्यभूति वंश, कन्नौज के मौखरी वंश, मालवा के यशोवर्मन प्रमुख है। तो अभी का जो वर्तमान का जो हरियाणा हरियाणा है, या राजस्थान, हर सॉरी हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर कन्नौज नामक एक स्थान था, ठीक है। कन्नौज नामक एक स्थान था, जिसे महोदय नगर भी कहते थे, महोदय नगर। और कन्नौज के महोदय नगर में मौखरी वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? मौखरी वंश, आगे पढ़ेंगे अभी इसी में। मौखरी वंश का शासन था, बस इतना ही भी जानिए, मौखरी वंश का शासन था। और मौखरी वंश में एक आपका राजा हुए देवगुप्त, ठीक है, सॉरी ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा नाम के राजा हुए, है ना। और ग्रह वर्मा नाम के अ, राजा, ग्रह वर्मा के जो राजा थे, उसके आपका विवाह जो है आपका, वो पुष्यभूति वंश में हुआ था, पुष्यभूति वंश के राजकुमारी के साथ में। अब देखिए आपका पुष्यभूति वंश पढ़े। पुष्यभूति वंश हरियाणा के सबसे पहले स्थानेश्वर नामक स्थान पर, हरियाणा के कौन से नाम पर, कौन सी जगह में? स्थानेश्वर नामक स्थान पर इस वंश की स्थापना हुई, ठीक है, याद रखिएगा, स्थानेश्वर। और सन था लगभग लगभग ये 600 ईसा, 600 ईस्वी के आसपास, 600 ईस्वी के आसपास हरियाणा के स्थानेश्वर स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। और इसके स्थापना जिन्होंने किया उसको नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक का नाम था आपका राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। नाम याद कीजिए, पहले का नाम क्या था? हर्षवर्धन, दूसरे का नाम राज्यवर्धन, दूसरे का नाम हर्षवर्धन। और पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री नाम था। याद हुआ? राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रीवर्मन के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ग्रीवर्मन के साथ हुआ था। मालवा के
कन्नौज से सटा हुआ मालवा भी देखे हैं हम लोग, है ना, मालवा, यशोवर्मन। तो मालवा के यशोवर्मन साम्राज्य में ही जो है आपका मालवा के यशोवर्मन नहीं था वो, मालवा के उपगुप्त था, गुप्त, उपगुप्त बोलते हैं उसको। तो गुप्त वंश में ही एक जो है आपका देवगुप्त नाम के हुए, वो दूसरा गुप्त थे, पहला जो गुप्त पढ़े वो अलग है। अभी एक मालवा में भी एक गुप्त शासन था, छोटे मोटे साम्राज्य थे और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए उसके बारे में अलग से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको जानना है कि मालवा के देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक, बंगाल के शासक थे जिनका नाम क्या था, याद करते जाइए, मालवा के शासक का नाम क्या था, देवगुप्त। अभी आपको ना ऐसे ही पढ़ना है छोटे छोटे राजवंश के बारे में। मालवा के देवगुप्त था और बंगाल के शासक का नाम था शशांक। इस शशांक के साथ में मिल करके उन्होंने क्या किया, आपका पुष्यभूति वंश के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके जो है आपका ग्रीवर्मन की हत्या कर दी। ये मौखरी वंश के ऊपर, मौखरी वंश के जो राजा थे ग्रीवर्मन, इसकी हत्या कर दी, और हत्या करके राजश्री को क्या कर लिया, आपका बंदी बना लिया। थोड़ा सा समझना है, देखिए सबसे पहले जो है आपका यहाँ है मौखरी, ठीक है। मौखरी के राजा कौन है, ग्रीवर्मन, ग्रीवर्मन। ग्रीवर्मन की पत्नी का नाम क्या है, राजश्री। ये राजश्री कौन है, ये वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की कन्या है, जो कि किसकी बेटी है, प्रभाकर वर्धन की बेटी है, राज्यवर्धन हर्षवर्धन की बहन है, ठीक है। इनका ये दोनों पति पत्नी हैं। अब यहीं पर ये आपका उत्तर प्रदेश है, इधर जो है आपका मालवा पड़ता है, मालवा, मालवा के गुप्त थे, गुप्त, उसका नाम था आपका देवगुप्त। और इधर बंगाल था, मालवा की तरफ बंगाल था, बंगाल में कौन था आपका, शशांक। दोनों इसके राज्य को हड़पना चाहते थे, मौखरी वंश को, कन्नौज के मौखरी वंश को, ठीक है। अब यही जो छोटे से साम्राज्य में आसपास में जो है आपका उस समय स्थानेश्वर नामक स्थान था, ये स्थानेश्वर है, समझ जाओ। और स्थानेश्वर में कौन थे आपका, राज्यवर्धन थे, ठीक है। स्थानेश्वर में कौन थे, राज्यवर्धन थे। अब जो है आपका मालवा के गुप्त ने क्या किया, ग्रहवर्म की हत्या कर दी, और ग्रहवर्म की हत्या करते राज्यश्री को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और इसमें इसकी सहायता कौन की थी, शशांक ने की थी, क्योंकि दोनों पड़ोसी थे, दोनों आपस में हड़पना चाहते थे इस स्टेट को, क्योंकि ये बड़ा स्टेट था और कमजोर हो गया था, इसलिए इसको हड़पना चाह रहे थे। अब जो है आपका ग्रहवर्म की हत्या करती और राजश्री को बंदी बना लिया। अब राजश्री का भाई ऊपर में बैठा है, उसका नाम क्या है, राज्यवर्धन बैठे, ठीक है। राज्यवर्धन यहाँ से आया वापस, और देवगुप्त को क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। और राजश्री को क्या कर लिया, छुड़वा लिया। सॉरी, राजश्री को नहीं छुड़ाया था, उस समय राजश्री बंदी ही थी, लेकिन जो है आपका इसने आपका राज्यवर्धन ने क्या किया, आपका देवगुप्त की हत्या कर दी। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्यों हत्या की, क्योंकि तुमने मेरे दामाद को क्या किया, आपका मारा है और मेरी बहन को बंदी बनाया कर। राज्यवर्धन की हत्या कर दी किसने, शशांक ने। समझना है क्रोनोलॉजी को, राज्यवर्धन का हत्या कर दी किसने कर दी, शशांक ने कर दी। ये ऐसे ही प्रश्न कई बार आ जाता है एग्जाम में, कभी कभी थोड़ा बहुत कहानी आपको हल्का फुल्का याद होना चाहिए, ठीक है। एकदम से मैं ये नहीं कहता कि पूरा अच्छी तरीके से याद हो, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए। शशांक ने हत्या कर दी, अब मेन विलन कौन हो गया, शशांक, ठीक है। और राज्यवर्धन भी समाप्त हो गया, अब बचा कौन है, हर्षवर्धन। इसी परिस्थिति में जो है आपका हर्षवर्धन बना राजा, और उत्तर भारत का कन्नौज का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ आपका हर्षवर्धन। अब हमको पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। मैं बैकग्राउंड बना रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। हर्ष बना राजा 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में राजा बना, और कब कब तक था, 647 ईस्वी तक था, ठीक है। सन को थोड़ा सा रिमाइंड करिए, 606 से 647। अब इसी के समकालीन जो है आपका दक्षिण भारत में थे पुलकेशिन द्वितीय, उसको पढ़ेंगे हम लोग अभी इसके बाद, पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तब, इसी के समकालीन थे वो। 606 ईस्वी में इस विपरीत परिस्थिति में राजा बना वो, इसके भाई की हत्या हो चुकी थी, बाजू में दुश्मन बैठा था शशांक, ठीक है, जो कि बहुत शक्तिशाली हो चुका था। और जो है आपका ये छोटे से साम्राज्य थे इनका, इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया आपका, इनको पता चला कि राज्यश्री कैसे छूट गई है, जंगल की ओर भाग गई, कैसे छूट करके। इन्होंने सबसे पहले राज्यश्री को बचाया, अपनी बहन को, और राज्यश्री को बचा करके जो है आपका लाया, और तुरंत जो है आपका बंगाल पे आक्रमण किया शशांक को मारने के लिए।
और बंगाल में आक्रमण आक्रमण करके शशांक को पराजित किया। ठीक है, और बंगाल को दबाया, इधर मालवा को दबाया, और पूरे उत्तर भारत में क्या किया आपका, पुष्यभूति वंश की स्थापना की और थोड़ा सा बड़ा बनाया इस क्षेत्र को, विस्तार किया अपने पूरे राजनीति का हर्षवर्धन ने। ठीक है, और उस समय का ये तत्कालिक समय का सबसे महान सम्राट था ये हर्षवर्धन। इसके समय में ही चीनी यात्री वेनसांग भारत आया। वेनसांग जब भारत आया तो इसने देखा कि हर्ष का जो शासनकाल है, हर्ष का जो राज्य है वो बहुत ही व्यवस्थित, सुंदर है और सिस्टमेटिक है। तो उन्होंने अपने जो ग्रंथ है सी युकी, उसमें हर्ष की तारीफ किया है। तभी हमको पता चला कि हर्ष जो है कितना महाराजा हुआ करता था। ठीक है, हर्षवर्धन युद्ध तो लड़ता ही था, अपने साम्राज्य का तो विस्तार किया ही था, साथ साथ वो एक लेखक और कवि भी था, दार्शनिक भी था, वो विद्वान था, चिंतक था। उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है, एक रत्नावली, एक आपका नागानंद और एक प्रियदर्शिका। ठीक है, कौन कौन सा, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, याद रखिए। रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है वो प्रणय से संबंधित ग्रंथ है। उसमें जो है आपका वत्सराज उदयन और उसकी रानी का नाम था वासवदत्ता, कहानी सुनो सिर्फ। ठीक है, वत्सराज उदयन और उसकी रानी का नाम था वासवदत्ता, उसकी प्रेम कहानी का वर्णन जो है रत्नावली में, रत्नावली। और एक दूसरा ग्रंथ लिखा नागानंद। ठीक है, वो भी प्रणय से संबंधित, प्रेम से संबंधित ग्रंथ। और एक और इन्होंने ग्रंथ की रचना की है आपका रत्नावली, सॉरी रत्नावली और प्रियदर्शिका। एक और ग्रंथ की रचना की है नागानंद। उस नागानंद में बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों को उसमें लिखा गया है। ठीक है, शुरू में जो है ये शैव मत को मानते थे हर्षवर्धन, किसको मानते थे, शिव को मानते थे। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। ठीक है, और एक निश्चित समय के बाद कन्नौज में वो क्या करता था, धर्म सभा बुलाता था। कहाँ बुलाता था, कन्नौज में। और वो धर्म सभा में बड़े बड़े विद्वान आते थे। और इसी के समय का एक प्रयाग में मोक्ष परिषद का आयोजन हुआ, प्रयाग में मोक्ष परिषद। और उसमें कौन आया था आपका, वेन संघ आया था। वेन संघ आया था और बहुत सारे विद्वान आए थे। वेन संघ को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, और पूरे भारत भर में घूमा है, नालंदा में स्टडी भी किया, अध्ययन भी किया 15 साल रह करके। और उनके ग्रंथों में भारत का इतिहास एकदम विस्तृत तरीके से मिलता है। वो चीनी दार्शनिक थे, चीनी यात्री थे, भैंसोंग नाम क्या याद कर लीजिए। इसके पहले गुप्त के समय में कौन किसको पढ़े थे आप लोग, एक और चीनी यात्री को, क्या नाम था, सॉरी, कौन से चीनी यात्री पढ़े थे इसके पहले जो फेमस था, गुप्त के समय में आया था, फाहयान। कैसे भूल जाते हो, रिवाइज नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फाहयान, फाहयान के बाद भैंसोंग। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह इसके दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट, याद रखिएगा, दरबारी कवि का नाम क्या था, बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने 2 ग्रंथों रचना की, कौन कौन सा, हर्षचरित और कादम्बरी। परीक्षा में आता है हर्षचरित और कादम्बरी किसके ग्रंथ का नाम है, तो याद रखिए बाण भट्ट का। और बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्ष के दरबारी कवि का नाम क्या था, बाण भट्ट था। ठीक है, इतना हुआ। प्रयाग का महामोक्ष परिषद, ये प्रश्न आता है ना, हर्ष के द्वारा महामोक्ष परिषद की संगति कहाँ बुलाई गई थी, तो याद रखिए कौन सी जगह बुलाई गई थी, प्रयाग में, हरियाणा, सॉरी प्रयाग इलाहाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, याद रखना। ठीक है, छठा अधिवेशन को कब बुलाया था, कौन से सन में बुलाया था, 635 ईस्वी में बुलाया था। इसमें किसने कौन भाग लिया था, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भाग लिया था। चलिए ये समझ आया। जब ये उत्तर भारत का राजा था तो दक्षिण भारत में था आपका पुलकेशिन द्वितीय। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, दक्षिण के वातापी के चालुक्य कौन थे आपका, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका क्या हुआ आपका, युद्ध हुआ। और युद्ध में ये पराजय का सामना करना पड़ा इनको, हर्ष को, याद रखेंगे। युद्ध में जो है आपका हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा, पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका, अच्छा ये क्या किया था आपका, राजधानी को स्थानेश्वर से कन्नौज ला लिया था ना। आगे हर्ष ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया, पूर्व में क्या था, शैव धर्म को मानता। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये पुष्यभूति वंश में आपको मेन राजा हर्ष को ही पढ़ना है। ठीक, दूसरा जो थे आपका, हमको आप पढ़ेंगे आपका बंगाल के गौड़ वंश, बंगाल के गौड़ वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, बंगाल के गौड़ वंश में फेमस राजा का नाम क्या था, शशांक। शशांक को आर्य मंजूश्री कल्प एक बौद्ध ग्रंथ है,
उसमें बताया गया है कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था, और इसने जिस पीपल वृक्ष जो था, महाबोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, उस वृक्ष को क्या किया, कटवा दिया, और कटवा करके गंगा में फेंकवा दिया। तो अभी जो वृक्ष है वो कौन सा है, बाद में लगाया गया है, अभी भी है। बोध गया में आप जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी वो एक ऐसा वृक्ष है, वो पीपल का वृक्ष, जिसको महाबोधि वृक्ष कहते हैं। उसको बाद में किसी दूसरे शासक ने लगवाया, उसको इतिहास में पढ़ेंगे। बाद में दूसरे शासक आते हैं, वो बुद्ध को मानते हैं, उन्होंने दूसरा वृक्ष लगवाया वहाँ पर, तो अभी वही वृक्ष है अभी, ठीक है, कई सौ साल से। लेकिन जो मेन वृक्ष जो हुआ करता था, उसको इसने कटवा दिया। तो ये प्रश्न आता है, किसने कटवा फेंकवा दिया था गंगा में, तो शशांक ने फेंकवा। बौद्ध धर्म का द्रोही कहा जाता है, ठीक है। और ये किसको मानता था, आपका शिव को मानता था। ऐसे विहार जिसमें बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, उन बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया, बिहार से निकलवा दिया, बाहर निकलवा दिया, ठीक है। ऐसा वर्णन हमको इतिहास में मिलता है, तो याद रखिएगा आपका, है ना। और क्या क्या किया था, पुष्य भूति वंश के राज्यवर्धन को धोखे से इन्होंने मार दिया, पढ़े हैं इसको, ठीक है। बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया, बौद्ध धर्म शैव धर्म का अनुयायी था। ये है आपका बंगाल के गौड़ वंश। उसके बाद फिर थोड़ा सा मालवा के यशोवर्मन के बारे में। मंदसौर अभिलेख से हमको मिलती है कि मालवा में, जो मालवा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध राजा हुए जो मालवा के यशोवर्मन कहलाते थे, और उनका नाम था जैनेन्द्र यशोवर्मन, जनेन्द्र यशोवर्मन नाम, ठीक है। क्या नाम था, जनेन्द्र यशोवर्मन। थोड़ा सा आपका कन्नौज के मोखरी वंश के बारे में। कन्नौज में मोखरी वंश का शासन था पहले, पुष्य भूति वंश के पहले, ठीक है। मालवा के यशोवर्मन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत का शासन वही देख रहे थे। मालवा का जो यशोवर्मन जब समाप्त हुआ, तो उत्तर भारत का जो शासन था वो मोखरी वंश के लोग देख रहे थे। फिर जो है आपका मोखरियों के हाथ में गुप्त के सामंत हुआ करते थे, और इनका राजनीति का केंद्र क्या था, आपका कन्नौज था, ठीक है। और इसी में जो है आपका प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसमें हरि वर्मा, अवंती वर्मा, एक को आपको बस याद रखना है, ग्रह वर्मा को। क्यों, क्योंकि ग्रह वर्मा के विवाह किससे हुआ था, राजश्री से हुआ था, मोखरी वंश, ठीक है, याद है। भारत में हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हम लोग पढ़ते हैं रानी वास्ता देवी, ठीक है। वो मोखरी वंश की क्या थी, कन्या थी, है ना। कन्नौज के मोखरी वंश की कन्या थी रानी वास्ता देवी, जिसकी शादी यहाँ के राजा, है ना, हर्ष से हुआ था। और इसकी स्मृति में उन्होंने क्या बनाया था, आपका लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। ऐसा पढ़े ना आप लोग, वो इसी के समय के। अच्छा, छत्तीसगढ़ आप लोग नहीं पढ़े हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक रानी वास्ता देवी का नाम मिलता है, जिन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का बनवाया। वो मौखरी वंश की कन्या थी, राजकुमारी थी, ठीक है। चलिए, ये आपका उत्तर भारत का तत्कालिक समय का ये आपका केंद्र हो गया। देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसी समय अब दक्षिण भारत को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। दक्षिण राजवंश के बारे में, जब भारत में उत्तर में पुष्यभूति वंश का शासन हुआ करता था, तो दक्षिण में उस समय थे आपका चालुक्य। और चालुक्य में कौन से चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। इसकी स्थापना जो है आपका अ, पहले जो आपका हुआ था, और उसके इस वंश के प्रसिद्ध राजा हुए आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय हुए इस वंश के प्रसिद्ध राजा, क्या नाम था, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय 620 ईस्वी में नर्मदा के तट पर हर्ष को पराजित किया था, याद रखना, 620 ईस्वी में इनको पराजित किया था, नर्मदा के तट पर हर्ष को पराजित किया था। और हर्ष को पराजित किया, और इसका उल्लेख इसमें है आपका एहोल प्रशस्ति अभिलेख में, इसमें है एहोल प्रशस्ति अभिलेख, याद रखना। एहोल प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने। अर्थात रवि कीर्ति किसके दरबार में थे, पुलकेशिन द्वितीय के। प्रश्न आता है, दक्षिण में थे ये। एक बार मैप में अगर आप देखोगे तो मैप में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, पुष्यभूति वंश ये जो थे ना, इधर थे आपका, है ना, चालुक्य। इधर आपका हर्ष थे, और यहाँ पर थे आपका पल्लव। ये हम लोग 600 ईस्वी की बात कर रहे हैं, लगभग लगभग, मतलब 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
याद रखेंगे। 7वीं शताब्दी में 620, 630, 640 के आसपास। तो चालुक्य में थे आपका पुलकेशिन द्वितीय और इधर हर्ष, दोनों के बीच में गंगा नदी के तट पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और कौन पराजित हुआ, हर्ष पराजित हुआ। और इसका वर्णन किसमें है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख में। और इसकी स्थापना रचना किसने की है, रवि दीक्षित ने की है, याद रखिएगा, ठीक है। और जिस समय ये दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय थे और उत्तर की तरफ हर्ष थे, तो भेनसाम, ऐसा नहीं कि वो हर्ष से मिल के चला गया, वो नीचे भी आया। और नीचे आकर के किससे मिला, पुलकेशिन द्वितीय थे, ठीक है। और उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की तारीफ किया है हर्ष भेनसांग में। कि दक्षिण भारत में जिस समय मैं वहाँ आया था यात्रा में, उस समय दक्षिण में किसका शासक था, पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। और वो जो कि बहुत ही व्यवस्थित था, बहुत ही अच्छा था, उनका प्रशंसा किया उन्होंने, ठीक है। महान राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, याद रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय के बाद जो है आपका, है ना, चलिए एक ही शासक है आपका, मेन जो शासक है पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद थोड़ा सा कहीं पल्लव वंश के बारे में, है ना, पल्लव वंश। दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय के और जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र है ना, अभी वर्तमान में जो तमिलनाडु है, वहाँ पर शासन हुआ करते थे पल्लव वंश। देखिए अभी हैदराबाद है, हैदराबाद यानी तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर थे चालुक्य। और तमिलनाडु भी जहाँ वर्तमान में है, वहाँ पर थे पल्लव। और पल्लव वंश के जो स्थापना है उसको किया था आपका सिंह विष्णु ने। कब किया था, 575 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। कब किया था, 575 ईस्वी में किया था। और इनकी राजधानी क्या थी, कांची। इनकी राजधानी थी कांची, याद रखेंगे। इनकी राजधानी क्या थी, कांची थी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपका इसी वंश में एक फेमस राजा हुए, उसका नाम था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन का नाम इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये भी लेखक थे और इन्होंने एक नाटक की रचना की है। उस नाटक का नाम है मत्त विलास प्रहसन। क्या नाम है, मत्त विलास प्रहसन, याद कीजिए। पल्लव वंश की स्थापना सी विष्णु ने की थी 575 ईस्वी में दक्षिण भारत में। और इनका राजधानी क्या था, कांची, कांचीपुरम। तमिलनाडु में अभी भी है कांचीपुरम, ठीक है, वहां पर ढेर सारा मंदिर है कांचीपुरम में। इसी वंश में राजा हुए महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की है, ठीक है, नाटक है ये, मत्त विलास प्रहसन। बोलिए अपने मुंह से एक बार, मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की है, महेंद्र वर्मन ने की है। पल्लव वंश के राजा थे। इसी में ही, इसी वंश में एक और प्रसिद्ध राजा हुए, उसका नाम था नरसिंह वर्मन। क्या नाम था, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है, उनका शासन था 630 से 638। अब ये किसका समकालीन हो गया, हर्ष का और पुलकेशिन द्वितीय का हो गया ना। हर्ष को आप लोग कब से कब तक पढ़े हो, 606 से 647। उसी समय जो है आपको पढ़े हो पुलकेशिन द्वितीय को, लगभग उसी समय में था वो भी, ठीक है। और दक्षिण में कौन था आपका, पल्लव में नरसिंह वर्मन प्रथम। ये तीनों क्या आपस में समकालीन थे, ठीक है, तीनों समकालीन थे। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आता है ना, एक तरफ राजा का नाम लिखा रहता है और दूसरी तरफ वंश का नाम लिखा रहता है, और आपको जो है आपका उसका जोड़ी मिलाना है। आप कैसे बनाओगे भाई, आपको पता रहेगा हर्ष वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का है, तभी आप उसको बना पाओगे। पुलकेशिन चालुक्य वंश का है, कहाँ के, वातापी के चालुक्य थे, तभी आप बना पाओगे, ठीक है। नरसिंह वर्मन को पूछा तो पता चलना चाहिए आपको कि वो कौन से वंश का है, पल्लव वंश का है, याद होना चाहिए। मैं अभी समय कम किया है इसलिए प्रेशर डाल के याद नहीं करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं एक एक को याद करवाता हूँ और खड़े करा करा के पूछता हूँ, ठीक है। समय लेता हूँ, बहुत लंबा समय, 3 महीने में इतिहास को पूरा पढ़ाता हूँ। अभी आप लोगों को जो है आपका, क्योंकि आप लोग व्यापम के तैयारी कर रहे हैं और जल्दी एग्जाम है, इसलिए हमको जल्दी खत्म करना, हालांकि हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन आपके ऊपर जो है जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको याद करके आना है। मैं आपको खड़े करा करा के याद नहीं करवा पाऊंगा, ना ही पूछ पाऊंगा, और नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा पाऊंगा, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है। पढ़ेंगे पूरा, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चलिए, नरसिंह वर्मन प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे, 630 से 638 तक के शासन था इनका। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था, देखो पुलकेशिन द्वितीय ने परास्त किया था हर्ष को, ठीक है। तो हम सोच रहे थे कि पुलकेशिन द्वितीय ही ज्यादा शक्तिशाली करके, लेकिन उसको भी हराने वाला एक नीचे बैठा हुआ था, कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया और उसके राजधानी वातापी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। याद रखिए, प्रश्न आ सकता है, वातापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की, नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की।
वातापी कोंड या वातापी कोंडा, ठीक है। वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। और उन्होंने जो है आपका एक शहर बसाया, उस शहर को कहते हैं अभी वर्तमान में महाबलीपुरम, ठीक है, या मामल्लपुरम कहते थे उसको। उसको अब महाबलीपुरम नाम का नगर बसाया, वही मामल्लपुरम में ही महाबलीपुरम नाम का नगर बसाया। और वही जो है आपका चट्टानों को काट करके रथ मंदिर की स्थापना की, रथ मंदिर की स्थापना की। और कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, अभी भी है वर्तमान में। कांचीपुरम में आप जाएंगे तमिलनाडु के, तो वहाँ पर कैलाश मंदिर है, बहुत फेमस। और महाबलीपुरम में रथ मंदिर है, जिसको अभी हाल ही में पिछले साल ही यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ठीक है। पत्थरों को काट करके रथ मंदिर बनाया गया है, नागर शैली में वो निर्मित है, नागर शैली, याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न आया था एग्जाम में, नागर शैली में निर्मित है, अभी यूनेस्को द्वारा उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है। और पीएससी प्रीलिम्स में भी एक इससे संबंधित कुछ प्रश्न आया था महाबलीपुरम से संबंधित, ठीक, क्योंकि वो करंट का क्वेश्चन हो गया, इसीलिए तो याद रखेंगे। उसका निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम बनाया। कौन से वंश के थे? पल्लव वंश के थे, याद रहेगा। कांची के कैलाश मंदिर, ठीक है। चलिए, कांची के जो पल्लव थे उनका धीरे धीरे जो है आपका पतन होते गया। और उनके पतन के पश्चात दक्षिण भारत में जिस राजवंश का उदय हुआ उसका नाम क्या था? चोल वंश, ठीक है। जहाँ पर कांची थे, पल्लव थे, वहाँ पर उनकी सत्ता धीरे धीरे जो है आपका समाप्त होती गई। और वहाँ पर जिस राजवंश का प्रमुख राजवंश उदय हुआ उसका नाम क्या था? चोल, ठीक है। चोल वंश के जो संस्थापक थे वो है आपका विजयालय। और 850 ईस्वी में पहुंच गए आप लोग, ठीक है। 850 ईस्वी पूर्व में पल्लव वंश के संस्थापक का नाम क्या था? विजयालय। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तंजौर में राजधानी बनाई, तंजौर में। इसी वंश के परांतक प्रथम एक राजा हुए जिनको चोल वंश की स्थापना का श्रेय जाता है। लेकिन चोल वंश के महत्वपूर्ण राजा थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, याद रखेंगे। चोल वंश के जो महत्वपूर्ण राजा थे उसमें दो राजा का नाम याद रखना है आपको, राजराज और दूसरा राजेंद्र, दोनों अलग अलग है। राजराज का ही बेटा राजेंद्र है, दोनों महत्वपूर्ण शासक है ना। देखिए, भारत का अगर हम मैप में देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तमिलनाडु का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र में जो है आपका इस तरफ इधर पूरा क्या थे आपका? चोल। और चोल आपका नौसैनिक शक्ति में बहुत महत्वपूर्ण थे। नौसैनिक मतलब पानी में नाव, पानी में वो लड़ते थे। और इसीलिए जो है आपका इधर के समुद्र को क्या कहते हैं? कौन सा क्षेत्र कहलाता है समुद्र का? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलों की झील। जैसे झील में जो है आपका नाव चलाते हैं और एकदम आराम से घूमते फिरते हैं, वैसे ही समुद्र में जो है आपका चोल अपना नौसैनिक ताकत को दिखाते थे। और इनका मुकाबला करना नौसैनिक पानी वाले में, है ना, इनका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। ये बहुत ही आपका शक्तिशाली थे चोल, ठीक है। और इनका राजधानी क्या थी आपका? तंजौर थी। तमिलनाडु में तंजौर, तिरुचिरापल्ली के आसपास तंजौर नामक एक स्थान है, ठीक है। याद रखिएगा चोल के बारे में। और चोल जो है आपका, इनका एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख का नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख। और इसके उत्तर मेरूर अभिलेख में हमको ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ग्राम प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, जैसे अभी सरपंच होता है ना, सचिव सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, ग्राम चलता है, उसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन। उसी प्रकार के जो स्थानीय स्वशासन है वो उस समय चोल के समय में था। तो ये प्रश्न आता है ना। स्थानीय स्वशासन कौन से राजवंश की सबसे फेमस विशेषता है, प्रसिद्ध विशेषता है? तो याद रखिएगा किसकी है? चोल की है, दक्षिण भारत में। और चोलों की झील किसे कहते हैं? बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहते हैं, ठीक है। और इसी में जो है आपके एक राजा हुए राज, याद रखेंगे, याद रखेंगे। देखिए, जिधर आपका चोल थे ना, इधर आपका चेर थे, चेर। और ये वाले क्षेत्र में थे आपका पांड्य। वर्तमान में जो केरल है ना, केरल में थे पांड्य, और केरल का जो ऊपरी हिस्सा था वहां पर चेर। ये चेर और पांड्य की सत्ता को टिकने नहीं दिए इन लोग। चेर और पांड्य को जो है आपका दबा के रखे थे। कौन? आपका राजराज प्रथम, याद रखना। चेरों की नौसेना को क्या कर दिया? वो नष्ट कर दिया। और पांड्य की राजधानी थी मदुरई, तमिलनाडु के आसपास यहाँ पर है मदुरई। मदुरई को क्या कर दिया? आपका नष्ट कर दिया था। किन्होंने? राजराज प्रथम ने। मालदीव पर आक्रमण किया। देखिए, ये तमिलनाडु है ना इधर, तो यहाँ पर मालदीव पड़ता है, और यहाँ पर श्रीलंका है। तो श्रीलंका को भी आक्रमण करके हरा दिया।
और मालदीव पर कब्जा कर लिया था। किसने? राज याद रखिए, याद रखना है। राज ने क्या किया था? मालदीव पर आक्रमण किया और श्रीलंका के विरुद्ध क्या की? विजय प्राप्त की राज ने। और उस वंश के जो और प्रसिद्ध शासक हुए राजेंद्र प्रथम, ये इससे भी ज्यादा आगे थे, इनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता की विस्तार नीति का पालन किया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक है। और वो जो है आपका, उनका एक सपना था, जैसे समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीतने का सपना दिखाया था ना, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीतने का सपना देखा था और वो उसमें सफल भी हुए थे। उसी प्रकार जो है आपका राजेंद्र प्रथम सपना देखे थे कि मैं पूरे उत्तर भारत को जीतूंगा और अपने साम्राज्य के विस्तार करूंगा। और उन्होंने जो है आपका पूरे शासकों को उत्तर भारत में गंगा नर्मदा नदी के ऊपर तक धकेल धकेल दिया था। और पूरा नर्मदा नदी, यहाँ से नर्मदा नदी है बीच से, ठीक है, नर्मदा नदी तक के पूरा कब्जा कर लिया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, याद रखना। और कावेरी नदी के किनारे उन्होंने एक शहर बसाया था, उसका नाम है आपका, शायद वो नहीं हो पाया है, कॉपी वगैरह नहीं हो पाया लग रहा है ना। राजेंद्र प्रथम का बस याद रखिएगा। कॉपी नहीं हो पाया है। चलिए, राजेंद्र प्रथम के बारे में मैं इसी बता देता हूँ। राजेंद्र प्रथम अपने पिता की विस्तार नीति का पालन किया और कावेरी नदी के किनारे पर उन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, गंगई कोंड, गंगई कोंड चोलपुरम। अगर प्रश्न आया ये नगर किसने बसाया था, किसने बसाया था? राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम, समझ आ रहा है, नामक नगर बसाया था। कौन सी नदी किनारे? कावेरी नदी किनारे। कावेरी नदी यहाँ से गुजरती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक शहर बसाया था गंगई कोंड चोलपुरम। गंगा के नाम से गंगई कोंड चोलपुरम बसाया, क्योंकि गंगा को जीतने का सपना देखा था इसलिए। इसने आपका राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, ये आप जो है आपका चोल के बारे में याद रखना। कुछ कुछ और चीजें हैं, जैसे कि इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, चोल वंश के शासकों ने। इसका इनका स्थानीय जो स्वशासन है वो बहुत ही आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो है आपका, अ, दक्षिण भारत में इन्होंने मंदिर बनाने की जो द्रविड़ शैली है उसका विकास किया। मंदिर बनाने की तीन शैली है। एक है नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, जैसे भोरम देव को देखें, और या फिर हमारे मध्य प्रदेश में आपने चंदेल वंश के जो शासकों ने बनवाया है खजुराहो का मंदिर वगैरह को देखा, वो नागर शैली में निर्मित मंदिर है। और नीचे में दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलती है, द्रविड़। ठीक है, उसमें देखना आप लोग, यही बिलासपुर में रेलवे स्टेशन तरफ गए होंगे तो एक मंदिर बना होगा कहीं तो, जिसका जो गोपुरम है अर्थात जो द्वार है वो बहुत सुंदर बनता है। मंदिर भले अंदर जाओगे तो नॉर्मल रहेगा, छोटा रहेगा, लेकिन उसका द्वार भयंकर विशाल और बड़ा बनता है। मंदिर का जो दरवाजा है उसको कौन सी शैली कहते हैं? द्रविड़ शैली कहते हैं। और वैसी शैली के मंदिर आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे कहाँ? तमिलनाडु और केरल वगैरह। देखना, उनकी मंदिर बनाने की शैली अलग होती है, थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है, सजावट वगैरह कुछ अलग टाइप का रहता है उसका। तो वो द्रविड़ शैली, उस द्रविड़ शैली के जो है आपको मंदिर बनाने के निर्माण के लिए की जो कला है उसको इन्होंने प्रसिद्ध बनाया, चोल वंश ने। और बहुत ऊंचा ऊंचा शिखर का मंदिर बनवाते थे, बहुत ऊंचा, जैसे ऊपर देखोगे तो आप तो समझ नहीं आएगा उसका कहाँ है शिखर, बृहदेश्वर मंदिर का। समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाया गया होगा, अचरज की बात है ना। तो ये है आपका चोल वंश के शासक। चलिए, याद रहेगा ये, है ना। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनके समय में जो है आपका दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है वो दक्षिण के जो बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध संत हुए, उन संतों का नाम याद नहीं करना है आपको, बहुत सारे संत हैं, उनकी एक टोली है। ठीक है, वो संतों का नाम को याद नहीं करना है। उस संतों में जो है आपका कुछ जो विष्णु को मानते थे, है ना, वो अलवार संत कहलाए। कौन से संत कहलाए? अलवार। और जो शिव को मानते थे वो कहना है नैनार। ठीक है, याद रखिए, समझ आ रहा है ये? अलवार, अलवार संत किसको मानते थे? विष्णु को मानते थे। और नयनार संत किसको मानते थे? शिव को उपासक थे।
इन्होंने क्या हो गया, दक्षिण भारत में शैव धर्म को और वैष्णव धर्म को क्या बनाया, प्रसिद्ध बनाया। अभी वर्तमान में आपको शिव के बड़े बड़े जो मंदिर मिलते हैं, ठीक है, या विष्णु के जो बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, ठीक है, वो उसका श्रेय इन्हीं संतों को जाता है, नैनार और अलवार संतों को जाता है। ठीक है। प्रश्न आता है, ये चोल के समय में ही 10वीं शताब्दी के आसपास ये क्या हुए, एक्टिव हुए, प्रसिद्ध हुए, है ना। तो अलवार संत और नैनार संत, और जितने भी राजवंश हम लोग पढ़े हैं, जैसे पल्लव वंश पढ़े हम लोग, ठीक है, वो भी किसको मानते थे, शैव को मानते थे, विष्णु के भी उपासक थे। चोल भी वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया है, विष्णु भगवान का मंदिर है वो, वृद्धेश्वर मंदिर, शंकर भगवान का, सॉरी, शंकर भगवान का मंदिर, शिव जी का मंदिर है वृद्धेश्वर मंदिर। कैलाश मंदिर महाबलीपुरम में बनाया है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़े पल्लव शासकों ने। तो ये सब शैव धर्म और वैष्णव धर्म के उपासक, ठीक है, दक्षिण भारत में। चलिए, इस प्रकार जो है हम लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो है गुप्त के बाद जो वंश फेमस हुए उसको पढ़े हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।